जिया वे मरने वाली है। इस बात से फू यांग अंदर से टूट चुका है। अभी तो प्यार की शुरुआत हुई थी और बेचारे को गम बर्दाश्त करना पड़ा है। फू यांग जिया वे कार में बैठते हैं। फू यांग असिस्टेंट को कार से उतरने को कहता है। उसके उतरने के बाद वो जिया वे के क्लोज आने लगता है और कहता है कि मैं दोबारा से तुम्हारी बॉडी में आना चाहता हूँ। जिया वे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? वो कहता है कि हाँ और उसके करीब जाने लगता है। तभी असिस्टेंट वापस से कार में आता है और कहता है कि सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन ये बहुत अर्जेंट है। आपने और मिस जियांग ने जो क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च किया था उससे बहुत से लोगों को इन्फेक्शन हो गया है और एलर्जी भी, जिस वजह से आपके खिलाफ एक्शन लिया गया है। और अगर आपने उनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो वो आपको प्रेसिडेंट की सीट से डिसमिस कर देंगे। तो फू यांग कहता है कि चलो मैं देखता हूँ क्या करना है, तुम अभी बाहर जाओ। असिस्टेंट के जाने के बाद वो जिया वे के क्लोज जाता है, लेकिन वो उसके बॉडी में नहीं जा पाता। तो वो सोचता है कि हमारे सोल एक्सचेंज क्यों नहीं हुए। नेक्स्ट सीन में फू यांग और जिया वे वेयर हाउस आते हैं ये चेक करने के लिए कि क्लोथिंग स्टोर में ऐसा कौन सा केमिकल यूज हुआ जिससे सबको एलर्जी हो रही है। तभी फू यांग बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि फिर से सोल एक्सचेंज हो सके। अंधेरा होने की वजह से फू यांग का दम घुटने लगता है। इसे क्लोस्ट्रोफोबिया जो है ये कांपने लगता है। जिया वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो विंडो की तरफ इशारा करके कहती है कि ज्यादा पैनिक मत हो, वो देखो। फू यांग फिर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। तो जिया वे कह रही है कि अपने आप को ठीक करने के लिए तुम मेरी बॉडी यूज कर लो। दोनों क्लोज होते हैं। फिर जिया वे उसके शर्ट के बटन खोने लगती है। ये सीन यहीं पर कट होता है। नेक्स्ट सीन में जिया वे शिनही से कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ फू फैमिली में घुसने का। तुम फू यांग को सड्यूस करो ताकि वो मुझे डिवोर्स दे। वो कहती है कि तुम कितनी पागल हो, खुद से चाहती हो कि वो तुम्हें डिवोर्स दे। जिया वे कहती है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ और क्यों, तुम्हारे पास एक मौका है। वैसे भी तुम तो यही चाहती थी ना। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि फू यांग और जिया वे के सोल एक्सचेंज हो गए हैं। वो जिया वे से मिलने हॉस्पिटल आता है तो उसकी मॉम उसे डांट रही होती है। कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि फू यांग को अंधेरे से डर लगता है। ऐसी सिचुएशन में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तुम उसे वहाँ कैसे ले गई? अगर उसे कुछ हो जाता तो? फिर शिनी की तारीफ करने लगती है। कहती है कि मुझे तो हमेशा से तुम्हारी जैसी डॉटर इन लॉ चाहिए थी, लेकिन मेरी फूटी किस्मत के मेरे बेटे को ये मिली। अब मैं चाहती हूँ कि इनका जल्दी से डिवोर्स हो जाए। तभी जिया वे की बॉडी में पेन हो रहा होता है। ये बेबी की वजह से है, लेकिन फू यांग को ये नहीं पता। सोचता है कि जल्दी डिवोर्स लेने से मॉम भी खुश होंगी। फिर कह रहा है कि ठीक है मैं एग्री हूँ डिवोर्स के लिए। मॉम कहती है ठीक है तो तुम दोनों का डिवोर्स पक्का है। जिया भी पूछती है कि यहाँ किसकी डिवोर्स की बात हो रही है। तो फू यांग की मॉम कहती है कि तुम्हारी और किसकी। तभी फू यांग को वोमिटिंग होने लगती है। वो भाग कर वहाँ से चला जाता है। जिया वे सोचती है कि फू यांग तुम मुझे इस समय डिवोर्स कैसे दे सकते हो। ये फू यांग के पीछे गई जहाँ फू यांग वोमिटिंग कर रहा होता है। तो जिया वे कह रही है कि तुम्हें क्या हुआ, मुझे बताओ, क्या तुम ठीक हो? मैं डॉक्टर को बुला कर ले आती हूँ। और वहाँ से जाने लगती है तो फू यांग रोकता है। सोचता है कि मुझे लगता है इसे कैंसर के बारे में नहीं पता, इसे ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। फिर उसे डिवोर्स एग्रीमेंट देकर कहता है कि जल्दी से इस पर साइन करो, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। डिवोर्स पेपर देख जिया वे अपसेट होती है। कहती है कि अगर तुम डिवोर्स लेना चाहते हो तो पहले हमें सोल स्वाइप करने होंगे। फू यांग कुछ कहता इससे पहले रिपोर्टर्स आकर उनकी पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं। ये देख फू यांग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फू यांग घर पर होता है। तभी जिया वे आती है। कहती है कि डिवोर्स लेने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम ये चाहती हो कि मैं हमेशा के लिए फू यांग बन के रहूं? वो उसे कुछ नहीं कहता, बस डिवोर्स एग्रीमेंट पकड़ा कर बाहर निकाल देता है। जिया वे बेचारी कुछ नहीं कर पाती। नेक्स्ट डे फू यांग सामान पैक करके घर छोड़कर जा रहा होता है। तभी जिया वे शिनी के साथ आती है और उसके सामने उसे फ्लर्ट करते हुए कहती है कि अब हम एक ही रूम शेयर करेंगे। जिसके बाद वो जानबूझकर शिनी को बेड पर धक्का देता है। जैसे ही वो दोनों कुछ करने लगते हैं तो फू यांग कहता है कि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, इसलिए तुम इसके साथ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये चीटिंग कहलाएगा। और अपने फोन से उनकी वीडियो बनाने लगती है। तो जिया वे कहती है कि अरे ये क्या बदतमीजी है, डिलीट करो। लेकिन वो डिलीट नहीं करता, वहाँ से चला जाता है। जिया वे शिनी से कहती है कि आखिर ये दोबारा से बॉडी स्वाइप क्यों नहीं कर रहा। शिनी कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा तुम लोग की अजीब बातें। तो जिया वे कहती है कि आइडिया, अब मैं फू की बॉडी से हर गलत काम करूंगी ताकि वो अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए फिर से अपनी बॉडी में आ जाए। वो एक ज्वेलर के
पास जाकर बहुत सारी ज्वेलरी लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ फू यांग आकर ज्वेलर को सारे पैसे दे देता है। जियावे भी आ गई। इसका प्लान हुआ चौपट। फू यांग को वोमिटिंग होने लगती है तो ये देख जियावे कहती है कि तुम कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए। ये सुन फू यांग सोचता है कि अगर प्रेग्नेंट होता तो अच्छा होता, लेकिन अफसोस ये कैंसर का लास्ट स्टेज है। फिर उसे खुद से दूर करके कहता है कि मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, तुम्हें देख कर मैं बीमार फील करता हूँ। जियावे कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रख कर तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगी। फू यांग कहता है कि बॉडी अब तुम्हारी है, तुम्हें इसके साथ क्या करना है तुम खुद ही डिसाइड करो। अब तुम्हें खुद ही इसका ख्याल रखना होगा, नहीं तो मारी जाओगी। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है। वो जियावे यानी फू यांग के पास जाकर कहता है कि मैंने आपके पेरेंट्स को ढूंढ लिया है। ये सुन जियावे सोचती है कि एक तरफ ये मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है, दूसरी तरफ ये चुपके से मेरी हेल्प कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रही से। रात को फू यांग उसे एक मेंशन ले आता है। कहता है कि ये है तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स का घर। मेंशन देख जियावे हैरान हो जाती है। कहती है कि वाओ, मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, फू फैमिली से भी ज़्यादा रिच। उसे खुश देख फू यांग स्माइल करता है। जियावे घर के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक बहन भी है। वो काफ़ी खुश होती है। ये है तो जियावे, लेकिन उसकी बहन जिया उसे फू यांग ही समझ रही है। वो उसे अपने पास बैठने को कहती है और उसके क्लोज आकर उसको सेड्यूस करने लगती है। कहती है कि मुझे पता है तुम्हें जियावे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम उसे डिवोर्स देकर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। ये सुन जियावे हैरान होती है। कहती है कि क्या कर रही हो, दूर रहो मुझसे। तभी वहाँ फू यांग आता है। कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ, और जिया को थप्पड़ मारकर कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और के हस्बैंड को सेड्यूस करते हुए। जिया फिर भी बाज नहीं आती। वो जियावे मतलब कि फू यांग के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है तो फू यांग जेलस होकर उसे दूर करता है। तभी जियावे के पेरेंट्स वहाँ आते हैं तो जिया खुद को गिरा कर मॉम डैड से कह रही है कि मैं तो जीजू से बातें कर रही थी, बहन को गुस्सा आ गया, इसने ना सिर्फ मुझे मारा, मुझे जमीन पर धकेल दिया। फू यांग उसकी बोलती बंद कर देता है तो मॉम कहती है कि मेरी बेटी हाई एजुकेट है, वो ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगी। वो उसे बहुत सारी बातें सुनाने लगती है जिसे सुन जियावे काफ़ी अपसेट होती है। तभी जियावे के डैड भी वहाँ आते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन के साथ ऐसा करने की। ये बोलकर वो उसे मारने लगते हैं तो जियावे उन्हें रोकती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फू यांग मुस्कुराते हुए वहाँ से जा रहा होता है तो वो अपने बंदों को बुलाकर उसे जियावे समझकर पानी में डुबाकर मारने लगते हैं। तभी वो जियावे को आवाज़ देता है कि आकर मुझे बचाओ। वहीं जियावे काफ़ी खुश थी कि वो अपने पेरेंट्स से मिलेगी जो उसे काफ़ी प्यार करेंगे, लेकिन उनका ये बिहेवियर देख वो काफ़ी रोने लगती है। कहती है कि पहले पेरेंट्स ने मुझे पैसों के लिए यूज़ किया, मुझे मारना चाहा, मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स देना चाहता है, मुझे जो बहन मिली उसने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करना चाहा, और मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और रोने लगती है। तभी उसे फू यांग की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो भागते हुए वहाँ जाती है और अपने पेरेंट्स को धक्का देकर फू यांग को बचा लेती है। लेकिन फू यांग बेहोश होता है तो जियावे रोते हुए कहती है कि प्लीज़ आंखें बंद मत करना, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी तरफ फू यांग की मॉम और सुशी जियावे की फैमिली का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चला है कि वो बहुत ज़्यादा रिच है, उनके साथ बना कर रखना होगा जिससे उन्हें फ़ायदा होगा। उनके आते ही फू यांग की मॉम कीमती ज्वेलरी उन्हें देती है जिन्हें देख जिया और उसके पेरेंट्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी फू यांग की मॉम को किसी की कॉल आती है जो उसे बताता है कि जियावे के पेरेंट्स ने उसे और उसके बच्चे को मारने की कोशिश की। अपने ग्रैंडसन का सुन फू यांग की मॉम तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कहती है कि तुम लोग की हिम्मत, तुम लोगों ने मेरे ग्रैंडसन को नुकसान पहुंचाया और मेरे सामने ऐसे खड़े हो जैसे तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। वो उनसे अपने सारे गिफ्ट्स वापस ले लेती है। तभी जिया के डैड कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ इस लड़की ने किया, और सारा इल्ज़ाम जिया पर लगा देते हैं। लेकिन फिर फू यांग की मॉम गार्ड से कहकर उन सबको पकड़वा देती है। दूसरी तरफ फू यांग बेहोश है। डॉक्टर जियावे को बताते हैं कि ये कोमा में है, कब होश में आएंगे कुछ नहीं कह सकते। यहाँ जियावे को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चे को ऐसे सेव रखा जा सकता है। इस तरह कुछ मंथ बीत जाते हैं। डॉक्टर बेबी ब्रॉन करने के लिए उसे ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। तभी फू यांग को होश आता है। वो खुद को प्रेग्नेंट देख हैरान होता है। उसे पता नहीं था कि जियावे प्रेग्नेंट है। उसे तो यही लग रहा था कि उसे कैंसर है और अब बॉडी स्वाब भी
भी नहीं हो सकते, तो फूयांग को ये सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा। वो लेबर पेन फील करता है और सोचता है कि ये बच्चा पैदा करना कितना मुश्किल है। फूयांग और जियावे का एक क्यूट सा बेबी बॉय पैदा होता है। ये दोनों जैसे ही अपनी बेबी को किस करते हैं तो तीनों के सोल एक्सचेंज हो जाते हैं और बेबी की सोल फूयांग में चली जाती है, जिसके बाद जियावे तीनों को दोबारा से किस करती है तो जियावे और फूयांग अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं। जियावे कह रही है कि मेरी बॉडी में इतनी थकन और पेन क्यों हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसने अभी एक बेबी को डिलीवर किया, लेकिन वो दर्द फूयांग ने सहा तो वो फूयांग से कहती है कि तुम बेस्ट हस्बैंड हो। और फिर बेबी की खुशी में सब फैमिली फोटो लेते हैं और इस हैप्पी मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।